हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वेस्ट बंगाल का एमएससी नर्सिंग के लिए। उसका आंसर कीज पूरा क्वेश्चन पेपर 1 से लेके 100 तक सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, इन विन विन अप्रोच, ऑप्शन ए बोथ पार्टीज लुक फॉर आउटसाइड सपोर्ट, ऑप्शन बी both parties look for the solution, option C both do not look into each other's feeling, both ill to pressure। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, बोथ पार्टीज लुक फॉर सोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, इन विन विन अप्रोच बोथ पार्टीज लुक फॉर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इज डैश। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग की रेस्पिरेशन कौन सा ऑर्गेनल ऑर्गेनल के साथ वो मतलब रेस्पिरेशन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेसोजोम। मेसोजोम। क्वेश्चन नंबर 3, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिन ऑफ डैश। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या टीएसएस बोलते हैं हम लोग, टीएसएस कौन सा टॉक्सिन के वजह से होता है। ऑप्शन ए स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, बी ई कोलाई, सी विब्रियो कोलेरा, डी कैंडिडा। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर 4, ए फंगल इन्फेक्शन इज डैश malaria, बी filariasis, देन सी एथलेट फूड्स एंड डी टाइफस फीवर। इनमें से सारे जो लग रहा है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं, मलेरिया, फाइलेरियासिस एंड टाइफस फीवर। एंड देन लेकिन एक है एथलेट फुट जो कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, when food materials are preserved at a temperature just above the freezing temperature, the process is called dash। ऑप्शन ए freezing, B pasteurization, C chilling and D frosting। correct answer is option C chilling। question number 6, most commonly affected valve in rheumatic heart disease। rheumatoid heart disease में कौन सा valve है जो ज्यादातर अफेक्ट होता है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए mitral valve। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सिहान्स सिंड्रोम इज डैश। ऑप्शन ए irradiation damage to the pituitary gland, scared pituitary adenoma, C postpartum pituitary necrosis, D surgical removal of the pituitary gland। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी postpartum pituitary necrosis। आफ्टर डिलीवरी अगर कोई क्लॉट जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रुक गया जो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस हुआ, दैट कंडीशन इज नोन एज सिहान्स सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन ईद। ईद के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए इट इज बेस्ड ऑन द प्लीजर प्रिंसिपल, सी इट इज प्रेजेंट एट द बर्थ, बी इट डील्स विद आवर कंसाइंसेस, डी इट कंटेन्स द एग्रेसिव इंस्टिंक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल करेक्ट है। ये बर्थ एट बर्थ प्रेजेंट होता है एंड इट कंटेन्स एग्रेसिव इंस्टिंक्ट, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन बी ईद के रिगार्डिंग सही नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है ऑप्शन बी, इट डील्स विथ आवर कंसेंसस। क्वेश्चन नंबर 9, which term represents a pair of contrasting characters। contrasting character means opposite character, right। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन पूछा हेटेरोजाइगस स्टेट है या होमोजाइगस स्टेट है, सी कोडोमिनेंट जीन्स है एंड डी एलिलोमॉर्फ है। एलिलोमॉर्फ अदरवाइज हम बोल सकते हैं एलिली करके। एलिली का जो डेफिनेशन है वो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इन द सेंस, एग्जांपल के तौर पर जैसे कैपिटल टी एक टॉल प्लांट होता है, स्मॉल टी एक टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट होता है। लेकिन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी वही टॉलनेस मतलब हाइट के लिए कंट्रोल करता है जीन, एंड स्मॉल टी भी कंट्रोल करता है हाइट के लिए। लेकिन ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कैपिटल टी टॉलनेस के लिए and small t dwarfness के लिए। So these are the contrasting characteristics within a pair that is called as allelomorph या allele बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है।
Question number 10, a teratogenic action is dash. Option A, toxic action on the liver. B, negative action on the fetus causing fetal malformation. C, a toxic action on the blood system. D, toxic action on the kidney. The correct answer 10 का है क्वेश्चन, आई मीन ऑप्शन बी, नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस कॉजिंग फिटल मालफॉर्मेशन. टेराटोजेनिक एक्शन मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं टेराटोजेनेसिटी बोल सकते हैं, जहां पर कोई भी ड्रग हुआ, केमिकल हुआ, या फिर मान लो कोई वायरस वगैरह कुछ भी हुआ जो फीटस का मालफॉर्मेशन करा सकते हैं, दिस आर कॉल्ड टेराटोजेनिक ड्रग्स या एजेंट बोल सकते हैं. सो टेराटोजेनिक एक्शन मींस नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस that might lead to fetal malformation. Question number 11, which of the following local anesthetics is called as a universal anesthetic? किसको हम यूनिवर्सल एनेस्थेसिया बोलते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑप्शन ए प्रोकेन, बी रोपावेकेन, सी लिडोकेन एंड डी ब्यूपीवेकेन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11 सी, लिडोकेन इज द यूनिवर्सल एनेस्थेटिक. Question number 12, नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूसेस डैश. नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? वासोकंस्ट्रिक्शन, वासोडायलेशन, सी ब्रोंकोडायलेशन, डी डिक्रीज पोटेशियम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा. द करेक्ट आंसर इज वासोकंस्ट्रिक्शन. Question number 13, chronic long term therapy of myasthenia gravis is usually accomplished with dash. Hydrophonium, B neostigmine, C इकोथायोफेट एंड डी कार्बाकोल. इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का, वो करेक्ट आंसर है न्यूस्टिजमाइन. क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल ऑफ केयर इन आईसीयू. आईसीयू में सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है मॉडल ऑफ केयर, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए टर्म नर्सिंग, बी फंक्शनल नर्सिंग, सी टोटल पेशेंट केयर, डी प्राइमरी नर्सिंग. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फंक्शनल नर्सिंग. क्वेश्चन नंबर 15, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज इन डैश. कौन सा पार्ट में जो फलोपियन ट्यूब होता है उसका कौन सा पार्ट में ज्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है? तो हाईएस्ट इंसिडेंस इज ऑप्शन ए एम्पुला, बी इस्थमस, सी ओवरी, डी फिम्ब्रिया. तो करेक्ट आंसर है एम्पुला वाला पार्ट. थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर मान के चलिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस मान के चलिए. एम्स नर्सिट सीएचओ या फिर एएसआई एग्जाम या फिर कोई भी एमएससी एंट्रांस या पीजीआईएमआर या जिपमर का जो वैकेंसीज निकलता है, उसके लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है 2023 के लिए. सारे नर्सिंग ऑफिसर जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है. ये स्कॉलरशिप टेस्ट का एक बेनिफिट है कि आप जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो 16 जुलाई 2023 को होगा या फिर 16 जुलाई को होगा, जो कि 6 बजे शाम को एग्जाम कराया जाएगा. इसमें 30 क्वेश्चंस होगा और 30 क्वेश्चंस में से मतलब 30 क्वेश्चंस को आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है. अगर आपका रैंक आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलेगा 1 साल के लिए. अगर आपका रैंक आता है 4th एंड 14th के बीच में तो फिर आपको 90% स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब 4500 का छूट, और सिर्फ एंड सिर्फ 499 में आपको कोचिंग मिलेगा 1 साल के लिए. अगर आपका रैंक होता है 15th to 24th तो फिर 80% स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब 4000 का स्कॉलरशिप मिलेगा और आपको देना है सिर्फ एंड सिर्फ 999. एंड 25th to 50th रैंक के बीच में अगर आता है तो 70% का स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब 3500, और आप सिर्फ एंड सिर्फ 1499 में कंप्लीट कोचिंग 1 साल के लिए ले सकते हैं. तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए. ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हमारा, और वहां से इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एम्स नर्सेट के लिए हो या फिर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सीएचओ का हो, कोई भी यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकता है. और मतलब एक ही चीज यहाँ पे होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कंप्लीशन के बाद कोर्स अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली. हाउ टू अटेंड द टेस्ट, पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 में ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए. उसके बाद डाउनलोड करना है हमारा कोचिंग क्लास का पीसीसी फॉर नर्सेस एप्लीकेशन होता है गूगल प्ले स्टोर में, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और जैसे आपने एप्लीकेशन को ओपन करोगे
तो वहां पे नाम और मोबाइल नंबर पूछेगा, उसके बाद बैच एक प्लस करके सिंबल आता है ऐसे करके, तो प्लस सिंबल के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर वहां पे डाल दीजिए नर्सड करके टू ज्वाइन द बैच, और आपको अपियर करना है टेस्ट 16 जुलाई को 6 बजे शाम को। अगर आपको फिर भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिल रहा तो ये यहाँ पे स्कैन करके भी आप ऑनलाइन फॉर्म को ले सकते हैं। कोई दिक्कत है तो फिर ये नंबर जो यहाँ पे विजिबल है वो नंबर पे आप मतलब कॉल कर सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो, टेस्ट अटेंड कर रहे हो, डू नॉट क्लोज और मिनिमाइज द कोचिंग क्लास। आपको मिनिमाइज नहीं करना, क्लोज नहीं करना। अगर ऐसे कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर। साथ में कोई भी अगर एक्टिविटीज कर रहे हो जैसे कि कॉल रिसीव करना वगैरह, तो फिर आपका जो एग्जाम है वो ऑटो सबमिशन होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 16 एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम and be accountable to only one superior is called as. Option A scalar chain, B unit of command, C centralization, D unit of direction. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनिट ऑफ कमांड। 17 the most crucial phase of group dynamics is dash. Option A forming, B norming, C storming and D adjourning. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D adjourning. False harmful retained report is called as. False harmful retained report is called as. The correct answer is libel. Slander नहीं होता, tort नहीं होता एंड felony नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 when weight of a person is recorded as 61 kg, the type of data is expressed as dash. The attributes dichotomous, dichotomous तो नहीं होता, ये स्नो में आता है। discrete data बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कंटिन्यूअस डेटा होता है। क्यों? 61 केजी को भी हम कभी कभी पॉइंट में लिख सकते हैं जो कि कंटिन्यूअस हो सकता है, किसी का 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। किसी डेटा को अगर हम पॉइंट में डेसिमल में बदल सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस डेटा। अगर सिंपल फॉर्म में अगर बताएं तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर ऑफ डैश। डेविएशन पूछ रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डैश। ऑप्शन है सेंट्रल टेंडेंसी, बिल्कुल नहीं। मीन मीडियन मोड आता है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। बी रेंज तो नहीं होता है। स्क्यूनेस नहीं होता। करेक्ट जो है वो है डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21 व्हेन द वैल्यू इज वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, कोरिलेशन जिसको हम बोल सकते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज -1 द कोरिलेशन इज डैश। इसका जो रेंज होता है -1 टू +1 तक होता है, और बीच में आता है 0। -1 मतलब स्ट्रांगली नेगेटिव, आप परफेक्टली नेगेटिव बोल सकते हैं। +1 मतलब स्ट्रांगली पॉजिटिव या परफेक्टली नेगेटिव, और 0 होता है तो कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं तो -1 इज परफेक्टली नेगेटिव बोलेंगे, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 22 इन अ सर्वे द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ACS was collected in the following manner: lower middle, upper and what type of variable ACS is। मतलब अगर कोई डेटा को हम कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर में बताते हैं, अपर मिडिल लोअर एंड लोअर मिडिल करके ऐसे अगर बता रहे हैं तो ये कौन सा टाइप का है। तो ये रेशियो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रेशियो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेसिकली रेशियो में नंबर्स आते हैं। इंटरवल में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं 0 to 5, 5 to 10 वगैरह, तो ये आता है इंटरवल में। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, कोई चीज अगर ऑर्डिनल में आता है, ऑर्डर में आता है, तो वो बोलेंगे ऑर्डिनल। नॉमिनल मतलब क्या, नॉमिनल मतलब क्या आता है, जहां पर कोई चीज को हम नंबर में कन्वर्ट ना करें, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, आई मीन नेम हुआ, सेक्स हुआ वगैरह। सो दिस आर कॉल्ड नॉमिनल टाइप, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा इन ए सर्वे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ACS वाज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर: लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड अपर। तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हम बेसिकली अगर ऑर्डर में बता रहे हैं, सो दिस शुड बी द ऑर्डिनल टाइप। 23 most frequently observed value in a series of observation is known as dash. Option A mean, B median,
C mode and D average. The correct answer will be the frequency. अगर हम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन का, the most frequent observed value will be in the mode. ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा मोड ऑप्शन सी. 24 bedside performance of a student nurse can be ideally assessed by DAS. ऑप्शन ए checklist, B rating scale, C anecdote and D peer review. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेकलिस्ट, बिकॉज कोई भी बेडसाइड परफॉर्मेंस को हमें देखना है तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन के लिए चेकलिस्ट चाहिए. क्वेश्चन नंबर 25, द कल्चरल बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड and described by a researcher. This type of study is described as DAS. Option A phenomenological study. Side effects include drowsiness and weight gain. B grounded theory. C ethnographical study. D historical research या स्टडी बोल सकते हैं. तो कल्चरल बिहेवियर के लिए जो स्टडी है यहाँ पे एक क्लू हमें मिला, दैट इज एथनोग्राफिक स्टडी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. 26 मेजर फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम. करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन सा एक मेजर फैक्टर है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए एजुकेशनल साइकोलॉजी, बी एजुकेशनल फिलोसॉफी, सी सोशल चेंज एंड डी ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे करेक्ट आंसर है. एजुकेशनल फिलोसॉफी चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड सोशल चेंज सबको हम लेके फिर करिकुलम डेवलपमेंट कराते हैं. Question number 27, anecdotal record means dash. Option A factual description of an event, B factual description of multiple events, C record analysis of an event, D described in specific proforma. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए factual description of an event. Factual description of an event that is called as anecdotal record. Question number 28, if the test measured what it seeks to measure is it is known as DAS. अगर कोई टेस्ट है या टूल है जिसको हम बनाते हैं बेसिकली रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए, वो टूल या इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट को अगर हम वैलिडेट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो जो हम बनाए थे टेस्ट को या टूल को वो वही चीज मेजर कर रहा है या नहीं. ठीक है ना, तो ये वैलिडिटी का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए वैलिडिटी. एंड ये रिलायबिलिटी नहीं होगा क्योंकि वैलिडेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं? रिलायबिलिटी चेक करते हैं. एक बार क्वेश्चन ठीक हो गया तो बार बार अप्लाई करने पर अगर वो सेम रिजल्ट देता है दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी. ठीक है ना. एंड ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं होगा एंड प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैलिडिटी. 29, क्वेश्चन नंबर 29, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, व्हाट सेड बाय डैश. ऑप्शन ए गुरु नानक, सी शंकराचार्य, बी स्वामी विवेकानंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर. करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद. क्वेश्चन नंबर 30, द फील्ड ट्रिप इज एन एग्जांपल ऑफ डैश. ऑप्शन ए डिस्कवरी मेथड, सी इंस्पिरेशनल मेथड, बी नेचुरल लर्निंग मेथड, डी एक्सपोजिटोरी मेथड. करेक्ट आंसर इज बी नेचुरल लर्निंग मेथड. Question number 31, one of the first internationally recognized efforts to establish ethical standard in research is referred to as dash. Option A Helsinki Declaration, B Belmont Report, C न्यूरेमबर्ग कोड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूरेमबर्ग कोड. 32, बाइल सेल्स ब्रेकअप. एक्चुअली न्यूरेमबर्ग जो कोड है वो 1946 को आया था एंड हेल्सिंकी डिक्लेरेशन 1964 को. तो इसलिए अगर हम करेक्ट आंसर बताएं तो 1946 वाला न्यूरेमबर्ग कोड होगा. क्वेश्चन नंबर 32, बाइल सेल्स ब्रेक अप लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश. कोलेरिटिकेशन, ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. कोलेरिटिकेशन एंड एंडोजिनस सिंथेसिस, एंटीबैक्टीरियल एक्शन बिल्कुल नहीं है. एंड ऑप्शन डी इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस जहां पर हमें बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा छोटा बनाते हैं बाय यूजिंग द बाइल सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 33, a fibrous connective tissue that attached to the muscle to bone is called as dash. ligament, B tendon, C cartilage and D joint. मैंने याद रखा है BMT करके. bone to muscle is the tendon. ठीक है ना. B मतलब bone, M मतलब muscle and T मतलब tendon. bone to muscle
इज द टेंडन एंड बोन टू बोन इज द लिगामेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, baroreceptor are present in dash aortic arch of aorta, carotid sinus and root of right subclavian artery। D correct answer यहाँ पे all of the above। 35, the second cranial nerve is dash। ऑप्शन ए olfactory, B optic, C oculomotor, D trigeminal। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्टिक। ठीक है, olfactory is the one and number 2 is the optic and oculomotor is the third and fifth is the trigeminal। क्वेश्चन नंबर 36, the parts of the brain responsible for coordination। तो मसल कोऑर्डिनेशन के लिए जो पार्ट रेस्पॉन्सिबल है वो है हमारा सेरेबेलम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर एट द सेम लेवल इज डिफाइंड एज डैश। तो ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, बी वर्टिकल मोबिलिटी, सी इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, डी इंटर generational mobility। The correct answer is your horizontal mobility, option A। 38, rites are known as dash। option A folkways, B ceremonies, C modes and D etiquettes। तो correct answer is option B ceremonies। rites are the ceremonies। 39, according to Thurston how many primary mental abilities are there। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन सी 7। 40, डैश एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन में कौन सा है जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह काम करता है? तो गल ब्लैडर तो बिल्कुल नहीं है, स्प्लीन नहीं है, लिवर नहीं है, थायराइड ग्लैंड भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है पैनक्रियास। ठीक है, चलो 41, question number part B। question number 41, a P wave on an ECG represents an impulse of dash। option A originating at the SA node। P wave मतलब क्या आता है? originating at the SA node and depolarizing the atria। B originating at SA node and repolarizing the atria। C originating at the AV node and depolarizing the atria and D originating at the AV node and spreading to the bundle of phase। AV node तो इसमें आता ही नहीं है, तो क्वेश्चन ऑप्शन सी एंड डी दोनों हट जाते हैं। अगर बी को देखें ओरिजिनेटिंग एट द एसए नोड, ये तो करेक्ट है, लेकिन रीपोलराइजेशन नहीं करता बल्कि डीपोलराइजेशन करता है, कंट्रैक्शन करता है, पी वेव का मतलब है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए ओरिजिनेटिंग एट द एसए नोड एंड डीपोलराइजिंग द आर्टेरिया। क्वेश्चन नंबर 42, the most important dietary risk factor for prostate cancer is dash। option A high fat diet, B vitamin D containing diet, C purine containing diet and D drinking tea and coffee। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाई फैट डाइट है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेना। हाई फैट डाइट के तरफ एक कंफ्यूजन रहता है, एक बार देख लेना ये वाला क्वेश्चन का आंसर। 43, excessive secretion of antidiuretic hormone ADH is responsible for which of the following disorder। का जो करेक्ट आंसर है, अगर excessive ADH secretion होता है, increase ADH secretion, that will lead to SIADH। अगर ADH का secretion कम होता है, डिक्रीज होता है, तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है ना, चलो। तो excessive secretion of antidiuretic hormone is associated with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone SIADH। correct answer B। 44, flecky-pen dermatosis, जिसे हम बोलते हैं flecky-pen dermatosis, appearance of the skin is seen in dash। B A dermatitis, B pellagra, C marasmus and D kwashiorkor। correct answer is kwashiorkor। 45, which is not a component of Apgar score। Apgar score का कौन सा है? कंपोनेंट नहीं है। अपगार का ए में क्या आता है? अपीयरेंस मतलब कलर हो गया। पी में आ गया क्या बताओ? पल्स या हार्ट रेट, ये भी हो गया। जी में ग्रिमेस तो है नहीं। ए में एक्टिविटी आता है, मसल टोन आता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम यह है कि रेस्पिरेशन में हमें रेट नहीं बोला गया है, वहां पे अपनिया बोला गया है, मतलब स्लो रेस्पिरेशन बोला गया है, एंड वहां पे एब्सेंस होगा या अपनिया होगा, नहीं तो स्लो होगा, नहीं तो
कंप्लीट कराया होगा। इसमें रेस्पिरेटरी रेट नहीं आना चाहिए, ये हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। ठीक है, विच इज नॉट ए कंपोनेंट, तो रेस्पिरेटरी रेट। 46 बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन विच कंडीशन, तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा टेट्रोलस ऑफ फैलेट या TOF। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल आर द साइंस ऑफ हाइड्रोसेफलस इन ए नियोनेट एक्सेप्ट। एक नियोनेट में हाइड्रोसेफलस का साइन कौन सा इसमें से नहीं है? एनलार्जमेंट ऑफ हेड होगा, डिले माइलस्टोन होगा, सनसेट साइन होगा, एंड देन डिप्रेस्ड फ्रंटनल। ये बिल्कुल नहीं होने वाला, ये वाला हो जाता है डिहाइड्रेशन वाला केस में। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 48, द मोस्ट अप्रोप्रिएट IV fluid for second and third degree burn patient during the first 24 hour is RL, Ringer lactate solution. Question number 49, large for gestational age is when the birth weight is greater than dash। इसका जो परसेंटाइल होता है, जो WHO गिवन परसेंटाइल रेंज जो होता है 90% से अगर ज्यादा होगा तो LGA बेबी होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 90th परसेंटाइल। क्वेश्चन नंबर 50, द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म एक्सेप्ट। ऑटिज्म का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए, अनसेट आफ्टर द 6 years ऑफ एज, बी रिपीटेटिव बिहेवियर, सी डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, डी सीवियर डेफिसिट इन सोशल इंटरेक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, अनसेट आफ्टर 6 years ऑफ एज। ये बिल्कुल नहीं है, ये 1 साल से पहले भी ऑटिज्म आ जाता है, तो आफ्टर 6 years ये गलत बात है। ठीक है ना, उससे पहले भी आ जाता है ऑटिज्म, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following statement is true regarding golden minutes after of birth? ऑप्शन ए, to start PPV within 1 minute of birth, 1 minute में PPV नहीं दिया जाता। CPR within 1 minute बिल्कुल नहीं। ऑब्जर्व 1 minute after birth for spontaneous ventilation, 1 मिनट हम ऑब्जर्व करेंगे, रिक्वायरमेंट हुआ तो आगे जाके PPV दिया जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 52, in patent ductus arteriosus the connection is between dash aorta and coronary artery, B aorta and pulmonary artery, C aorta and subclavian artery, D pulmonary artery and subclavian artery। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? aorta and pulmonary artery। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, aorta and pulmonary artery। 52 करेक्ट आंसर है। 53, which of the following is a minor criteria for diagnosis of rheumatic fever। तो माइनर क्राइटेरिया के अंदर क्या आ रहा है? तो करेक्ट आंसर इज एसओ टाइटर। ये है मैंडेटरी क्राइटेरिया, ये ना मेजर में आता है ना माइनर कैटेगरी में आता है, तो इसको पहले हटाते हैं। कार्डाइटिस एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल, अगर रिमाटिक फीवर का जोन्स क्राइटेरिया देखें तो जोन्स में जो मेजर क्राइटेरियाज होता है वो क्या क्या होगा? जे मतलब जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ओ मतलब यहाँ पे हार्ट रेट आता है, हार्ट के जैसा मैंने ये बताया था क्लास में। तो हार्ट के जैसा मतलब क्या? हार्ट में कार्डाइटिस होना। एन मतलब क्या आता है? एन मतलब आता है नोड्यूल, मतलब सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ई मतलब आता है एरिथमा मार्जिनेटम, एंड एस मतलब आता है सिडेनहाम्स कोरिया। तो ये आते हैं मेजर क्राइटेरिया में। तो कार्डाइटिस मेजर क्राइटेरिया में आता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल आता है, एसओ टाइटर तो बिल्कुल है नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है फीवर, माइनर क्राइटेरिया के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 54, द ब्लीडिंग पैटर्न इन प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग पैटर्न क्या होता है? बेसिकली ये पेनफुल नहीं होता, ठीक है ना। प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग कैसा नहीं होगा? पेनफुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इसको पहले हटाते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं, अगर बात करें पेनलेस के रिगार्डिंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग एंड पेनलेस डार्क रेड ब्लीडिंग, दोनों में से अगर करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, a 10 months old child has had a cough that lasted 3 days, has a breathing rate of 46 minutes per minute, and on examination no chest in drawing. How a nurse will classify the disease? को कैसे क्लासिफाई करें? 46 मतलब 40 to 60 is the normal range, right? एंड कफ अगर 3 डेज से है, 10 months का चाइल्ड है, तो हमें तो ये देख के तो नहीं बता सकते ये निमोनिया है, वेरी सीवियर है, ये तो नहीं बता सकते। बेसिकली निमोनिया वाला केस में क्या आता है? फास्ट ब्रीदिंग होता है। अगर सीवियर निमोनिया हुआ या निमोनिया हुआ
तो ये फास्ट ब्रीदिंग होगा, क्योंकि ये नॉर्मल रेंज के अंदर है तो कोई एक्सर्शन नहीं है, तो इसे क्या बोल देंगे, नॉन एमोनिया बोल देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिटी फॉर्म मोल इज प्रिंसिपली द डिसीज ऑफ व्हाट? द करेक्ट आंसर इज यूटेरस। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यूटेरस। क्वेश्चन नंबर 57, टर्शियरी विलाई आर कंप्लीटेड बाय द 21st डे। तो प्राइमरी आता है जो कि बेसिकली सेकेंड वीक के अंदर कंप्लीट हो जाता है, सेकेंडरी आता है जो कि सेकेंड टू थर्ड वीक के अंदर कंप्लीट होता है, टर्शियरी विलाय आता है जो कि थर्ड वीक से शुरू होता है। मतलब थर्ड वीक मतलब क्या, 21st डे। तो ये बोल सकते हैं टर्शियरी विलाय आर कंप्लीटेड, बेसिकली कंप्लीट तो नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, शुरू होता है 20 मतलब थर्ड वीक से, कंप्लीट होने के लिए ये और भी 1 वीक के ऊपर लगेगा, तो इसलिए कभी 21st तो नहीं बोलना चाहिए था यहाँ पे, कंप्लीट भी यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकता है। टर्शियरी विलाई एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 21st डे प्रिपरेशन होना, तो इसलिए बोलेंगे 21st डे यहाँ पे, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सी का जो करेक्ट आंसर देंगे वो है 21st डे। ठीक है, चलो। तो टर्शियरी विलाय, प्राइमरी विलाय, इसका जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा कि प्लासेंटा जब आई मीन प्लासेंटा तो नहीं बोलेंगे, इम्प्लांटेशन के बाद जो प्लासेंटा डेवलप होने के लिए जो विलाय फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलाय, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा कि कंप्लीट कब होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, द सपरेशन ऑफ लैक्टेशन में अकर फॉलोइंग द यूज ऑफ ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, किसको यूज करने पर लैक्टेशन सपरेशन नहीं होगा? ब्रोमोक्रिप्टीन ये सपरेशन कराता है, डोपामीन आगोनिस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, डोपामीन बेसिकली प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन को सप्रेस करता है, ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, एंड देन और क्या हुआ, कैबेरगोलिन हुआ, एर्गोमेट्रिन हुआ, एर्गोट डेरिवेटिव्स, एस्ट्रोजन, ये सारे सप्रेस करा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन का कोई इफेक्ट नहीं। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा क्या, 58A। 59, question number 59, diagnosis of unruptured tubal ectopic pregnancy can be made by dash. ऑप्शन है सीरम बीटा एचसीजी लेवल व्हेन द टाइटर इज फॉलिंग। ठीक है, बीटा एचसीजी हमें बताएगा कि बच्चा अंदर है या नहीं है, फिटल टिश्यू है या नहीं। बी, ट्रांसवाजिनल सोनोग्राफी शोइंग एम्प्टी यूट्राइन कैविटी। ठीक है, पर हमें नहीं पता, ट्रांसवाजिनल सोनोग्राफी कर देंगे और इंट्रा यूट्राइन एम्प्टी अगर यूट्राइन कैविटी है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा और कहीं पे नहीं हो सकता, तो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम कंफर्म नहीं करा पाएंगे इससे, अगर टीवी स्कैन कराएंगे तो हमें पहले ये भी जानना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी हुआ है या फिटल टिश्यू है या नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एचसीजी अगर कराएंगे ये बताएगा हमारा फिटल टिश्यू है या नहीं, एंड टीवी स्कैन अगर कराएंगे ट्रांसवाजिनल सोनोग्राफी तो ये बताएगा फिटस यूट्राइन कैविटी के अंदर है या नहीं है। अगर सोनोग्राफी में पता चला यूट्रस मतलब नहीं है यूट्राइन कैविटी में, और बीटा एचसीजी लेवल 2 बार करना पड़ता है, 48 आवर का गैप में, 48 टू 72 आवर का गैप में करना पड़ता है, एक बार किए, और सेकेंड टाइम जब हम टेस्ट करते हैं बीटा एचसीजी का, तो वो बीटा एचसीजी क्या होना चाहिए, डबलिंग होना चाहिए। अगर डबल हो गया इसका मतलब है फिटस है, तो फिटस होगा और ये यूट्राइन कैविटी में नहीं है, टीवी स्कैन बताएगा, तो इसका मतलब है डेफिनेटली ये हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। Question number 60, a decrease in fetal heart rate during labor is called as what as? The correct answer is option B, deceleration. Question number 61, oligohydramnios may indicate which anomaly in the newborn? Oligohydramnios का के साथ कौन सा anomaly basically associated हो सकता है बच्चे का? ऑप्शन ए, abnormality in the GI tract, cardiac anomalies, abnormalities, neurological abnormality and urinary tract abnormality. Basically जो amniotic fluid होता है, amniotic fluid अगर if less than if A5 is less than 5, इसका मतलब है डेफिनेटली क्या है, amniotic fluid का जो मेजर कंपोनेंट है वो है फिटल यूरिन। अगर फिटल्स यूरिन पास नहीं कर रहा तो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटी हो सकता है न्यूबॉर्न बच्चे का, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स ऑफ ए वुमन इज 5 सेंटीमीटर डायलेटेड। ठीक है ना, सर्विक्स 5 सेंटीमीटर डायलेट हुआ एंड 50% इज ए फास्ट, द नर्स नोज दैट शी इज इन व्हिच स्टेज? ऑप्शन ए, सेकंड स्टेज, बी, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लैटेंट फेज, सी, फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजिशनल फेज,
डी फर्स्ट स्टेज ऑफ द एक्टिव फेज। तो फर्स्ट स्टेज का जो मतलब 3 डिफरेंट स्टेजेस होता है वो है हमारा लैटेंट फेज, देन एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। लैटेंट फेज में क्या आता है 0 to 3 सेंटीमीटर का डायलेशन, एंड एक्टिव फेज में 4 to 7, एंड ट्रांजिशनल फेज में 8 to 10। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बोला, मतलब आंसर बोला है वो है 5 सेंटीमीटर डायलेट अगर हुआ है तो ये आता है कौन सा फेज के अंदर, ए मतलब एक्टिव फेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज का कौन सा फेज होगा, ऑप्शन डी फर्स्ट स्टेज active phase। 63 oxygenated blood enters the fetal circulation from the umbilical vein से via dash enters the fetal circulation को enter करता है from umbilical vein, वो किसके थ्रू, is the ductus venosus which connect with the inferior vena cava। Question number 64, which neurotransmitter has been implicated in the development of Alzheimer's disease? Correct answer है acetylcholine। 65 according to Eugene Bleuer the fundamental symptoms of schizophrenia, जो कि हम 4A बोलते हैं बेसिकली। 4A के अंदर क्या क्या आता है, 4A के अंदर आता है ambivalence, autism, then affect and association। तो ये आता है यूजेन ब्लेयर का 4 फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 65 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is the most prominent characteristics of the borderline personality disorder? The prominent characteristics अगर क्वेश्चन पूछा, that is your instability in personal relationship। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 67, pathological repetition by imitation of the बिहेवियर को रिपीट करना, इमिटेट करना, कोई दूसरा बंदा कर रहा है कोई बिहेवियर, उसको रिपीट करना इज कॉल्ड इकोप्रैक्सिया। अगर जो बोलता है उसे रिपीट करना इज कॉल्ड इकोलेलिया। बट यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 67 के लिए। एनकोप्रेसिस एंड एन्यूरेसिस आर नॉट द बिहेवियर, रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर और इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर, ठीक है ना। पासिंग द स्टूल एंड पासिंग द यूरिन एन्यूरेसिस, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग और ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा इकोप्रैक्सिया। सारे दो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, एंकोप्रेक्सिस एंड एन्यूरेसिस, मैंने पीडियाट्रिक वाला क्लास में अच्छा से लिया हुआ है, वो क्लास देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन a young adult must accomplish the task associated with the stage known as dash। ऑप्शन ए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, B intimacy versus isolation, C industry versus inferiority, D generativity versus stagnation। अगर एरिक्सन थ्योरीज देखें तो इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, ये सारे आते हैं लेस देन 12 इयर्स के अंदर, ठीक है ना, बिफोर 12 इयर्स। एंड इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन ये शुरू होता है मतलब ये 21 से लेके 35 इयर्स तक। एंड जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन ये आता है मोर देन 35 इयर्स, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बोलेंगे तो यंग एडल्ट में कौन सा स्टेज आता है, तो वो होगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। एंड 12 to 21 के बीच में जो आता है तो आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो ये आता है एरिक्सन थ्योरी का स्टेजेस। तो यहाँ पे वो तो नहीं पूछा एरिक्सन थ्योरी का, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 21 से 35 इयर्स का वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। करेक्ट आंसर बी। Question number 69, a male client is admitted to the substance abuse unit for alcohol detoxification। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या दिया जाता है, मोस्ट कॉमन लीड यूज ड्रग इज डाइसल्फारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नॉट most likely to administer to reduce the symptom of alcohol withdrawal। अल्कोहल विड्रॉल के लिए कौन सा बेसिक ड्रग दिया जाता है, ऑप्शन है नालोक्सोन, बी हैलोपेरिडोल एंड सी मैग्नीशियम सल्फेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बेंजोडायजेपिन दिया जाता है, वो है मतलब हाँ बेंजोडायजेपिन दिया जाता है, वो है क्लोरोडायजेपोक्साइड या लिब्रियम बोल सकते हैं, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, an infant's intestine are sterile at birth, therefore the infant lack the bacteria necessary for the synthesis of vitamin K। इसीलिए बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्या दिया जाता है, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, the therapeutic approach in the care of an autistic child includes following except A engage in diversionary activities when acting out, B provide an atmosphere of acceptance,
C. Provide safety measures. D. Rearrange the environment to activate the child. क्वेश्चन नंबर 71 के लिए तो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, rearrange the environment to activate the child. Question number 72. The nurse is aware that dementia, unlike delirium, is characterized by dash. Option A, slurred speech. B, insidious onset. C, clouding of consciousness. D, sensory perceptual change. Then correct answer ये होगा यहाँ पे insidious onset. Question number 73. A client with obsessive compulsive disorder is hospitalized in an inpatient unit. Which nursing response is most therapeutic? Option A, accepting the client's behavior, obsessive compulsive behavior. B, challenging the client's obsessive compulsive behavior, preventing the client's obsessive compulsive behavior. D, rejecting the client's obsessive compulsive behavior. तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर को हमें ना चैलेंज करना है, ना प्रिवेंट करना है, ना रिजेक्ट करना है. वी शुड एक्सेप्ट इट. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. 74. फ्लैसिड paralysis, fever, sore throat are the manifestation of dash. Option A, diphtheria. B, tuberculosis. C, polio. D, tetanus. Fever and sore throat are associated with the diphtheria. ठीक है. Fever and sore throat are the associated with the diphtheria and flaccid paralysis also. The answer will be option A, diphtheria. Question number 75. H1N1 is otherwise called as dash. Option A, influenza. B, swine flu. And C, bird flu. D, wild flu. The correct answer will be your swine flu is the correct answer. H1N1 is otherwise called as swine flu. अच्छा 74 क्वेश्चन को मैंने शायद गलत बता दिया. डिफ्थेरिया, फीवर एंड सोर थ्रोट ऑल्दो एसोसिएटेड विद द डिफ्थेरिया, फ्लैसिड पैरालिसिस, फीवर, सोर थ्रोट. फ्लैसिड पैरालिसिस विल नॉट बी एसोसिएटेड विद द डिफ्थेरिया. ये पोलियो के साथ एसोसिएटेड है. तो फ्लैसिड पैरालिसिस, फीवर एंड सोर थ्रोट विल गो विद द पोलियो. 76. ISA with a diagnosis of depression is started with imipramine. 75 mg by mouth at bedtime. The nurse should tell the client that option A, this medication may be habit forming. Imipramine के regarding question पूछा. This medication may be habit forming and will be discontinued as soon as the client feels better. B, the medication has no serious adverse effects. C, the client should avoid eating such foods as aged cheese, yogurt and chicken liver while taking the medication. D, this medication mainly initially cause tiredness which should become less bothersome over time. इसका जो correct answer होगा वो है option D. This medication may initially cause tiredness which should become less bothersome over time. Question number 77. In India, the most common cause of IMR is LBW. सबको पता है. 78. The best recommended BMI is 19 to 25. Question number 78 के लिए आंसर होगा ऑप्शन बी. 79. Which of the following is a zoonosis or zoonotic disease? Option A, chikungunya. B, malaria. C, rabies. And D, AIDS. तो हमें पता है rabies is the zoonosis जो कि एनिमल से ह्यूमन को आता है. Question number 80. Under Janani Suraksha Yojana, a female who delivered in government hospital in rural area is paid option B 1400. जो फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फीमेल को अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रूरल एरिया में कोई अगर डिलीवरी करता है तो 1400 रुपीज मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 81. कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस इंक्लूड डैश. Health appraisal. B, immunization. C, healthy school environment. D, all of these. Correct answer is option D, all of these. Question number 82. A community health center covers the population of dash 5,000 to 6,000. बिल्कुल नहीं. B, 15,000 to 80,000, 18,000. No. And यहाँ पे community CHC का रेंज अगर देखें वो 80,000 to 120. ठीक है ना. 120,000 तक कवर करता है. तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर. 83. हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज आल्सो नोन एज मुदालियार कमेटी. ये करेक्ट आंसर होगा. 84. पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट इंक्लूड एज ऑप्शन ए, डेथ ऑफ fetus from 20 weeks to 28 weeks. B, death of the fetus from 28 weeks to
first 24 hours of birth, C abortion plus stillbirth, D stillbirth plus death of the newborn within first 7 days of the life. Correct answer is option D stillbirth, जो कि बेसिकली 28 वीक्स के बाद आता है. फ्रॉम 28 वीक्स जो भी मतलब डेथ होगा, उसके साथ साथ आफ्टर डिलीवरी अगर कोई बच्चे का 7 डेज के अंदर डेथ होता है, दिस पीरियड इज कॉल्ड पेरिनेटल पीरियड. 85 क्वेश्चन नंबर 85 Trendelenburg position is used to prevent as shock, aspiration, dyspnea and backache. बैकएक, डिस्निया, आस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं है. करेक्ट आंसर है शॉक, ऑप्शन ए. 86 in price yellow color indicate dash life threatening injuries, minimal injury, non life threatening injury, dead. डेड तो नहीं है, ब्लैक कलर का होना चाहिए, मिनिमल ग्रीन एंड लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरी रेड, एंड यहाँ पे येलो कलर आता है जो कि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरी है. 87 the name of the nursing diagnosis is linked to etiology with the phrase option B related to. 88 which of the following is included in the Orem's theory. the correct answer यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए पूछा, मेंटेनेंस ऑफ द सफिशिएंट इनटेक ऑफ द एयर, बी सेल्फ परसेप्शन, सी लव एंड बिलोंगिंगनेस, डी फिजियोलॉजिक नीड. love and belongingness and self actualization या perception, these are coming under the Maslow's theory of hierarchy. तो ये तीनों तो नहीं होना चाहिए. the correct answer होगा option A. 89 question number 89 when recording blood pressure the sound which can be heard with the stethoscope placed over the artery termed as dash. answer is D Korotkoff sound. Question number 90 which of the following is a nurse's role in the health promotion. हेल्थ प्रमोशन के लिए कौन सा एक नर्सेस का रोल होता है. क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन है हेल्थ रिस्क अप्रेजल, बी टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, सी वर्क साइट वेलनेस, डी नॉन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर. Question number 91 which of the following ethical principle refers to the duty not to harm. ऑप्शन है बेनिफिसेंस, बेनिफिट देने वाला, मतलब डू नॉट हार्म तो बेनिफिसेंस के अंदर नहीं आता, फिडेलिटी वेरासिटी नहीं आता. करेक्ट आंसर होगा नॉन मालफिशियंस. क्वेश्चन नंबर 92 रीस्टेटिंग द क्लाइंट्स मैसेज इन द नर्सेस ओन वर्ड इज कॉल्ड एज. ऑप्शन है पैराफ्रेजिंग, बी क्लैरिफाइंग, सी फोकसिंग एंड डी समराइजिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पैराफ्रेजिंग. Question number 93 which of the following conditions has an increased risk for developing hyperkalemia. Option A Crohn's disease, B Cushing disease, C chronic heart failure, D end stage renal disease. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ESRD या end stage renal disease. 94 arterial blood gas analysis result pH is equal to 7.5, PaCO2 30 mmHg and HCO3 ion 24 milliequivalent per liter is diagnosed as dash. Option A respiratory acidosis, B metabolic acidosis, C respiratory alkalosis, D metabolic alkalosis. pH 7.5 मतलब क्या आता है, मोर देन 7.45 तो alkalosis हो गया. एंड PaCO2 35 to 45 नॉर्मल रेंज है, 30 मतलब ये हो गया alkalosis. एंड HCO3 22 to 26 आता है, ये तो नॉर्मल रेंज के अंदर है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PaCO2 इज द रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, तो ये बोल देंगे अल्कालोसिस जो हुआ है पीएच का वो है रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस या प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगा, अनकंपेंसेटेड टाइप, राइट. हाँ, तो ये हो गया 94 का सी करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस. एबीजी क्लास हमारा यूट्यूब में है, देख सकते हो. और ऐसे ही क्लास देखने के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. 95 पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल may be found in dash. Option A pneumothorax, B flail chest, C cardiac tamponade, D pleural effusion. The correct answer होगा flail chest. ठीक है. 96 in chest drainage chest tube is placed in the second intercostal space in case of dash hemothorax, pneumothorax, hydrothorax, empyema. The correct answer is pneumothorax. 97 the hallmarks clinical manifestation of intestinal obstruction. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का हॉलमार्क क्या है, मैलेज, एनीमिया, एनोरेक्सिया नहीं, फूड इंटॉलरेंस नहीं, ब्लडी डायरिया नहीं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है. एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन एंड द कॉन्स्टिपेशन. क्वेश्चन नंबर 98 द कंट्राइंडिकेशन ऑफ द कंट्राइंडिकेटेड ड्रग फॉर ग्लूकोमा. ग्लूकोमा के लिए कौन सा ड्रग कंट्राइंडिकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एट्रोपिन.
I mean sulfate. 99. Which branch of the coronary artery supply atrioventricular node and the Purkinje fibers? Option A, left main coronary artery, B, left anterior descending artery, C, right coronary artery, and D, circumflex artery. The correct answer होगा right coronary artery. 100. Abbreviation for the micro drop. Micro drop के लिए abbreviation क्या है? The correct answer is, option A, micro ZTT, B, ZTT, C, MDR and D, MGTs. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा माइक्रो ड्रॉप के लिए? वो है ऑप्शन बी, ZTT. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो भी जो कोचिंग क्लास का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो. अभी डाउनलोड कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो मैंने बोला था हमारा टेस्ट है, वो टेस्ट का लिंक मिल जाएगा. वो टेस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके रजिस्टर कर सकते हो, जो कि 16 को हमारा एग्जाम होने वाला है. और ये सारे बेनिफिट्स पाने के लिए अभी और अभी डाउनलोड कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद, टेक केयर, बाय.